हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने एक्चुअली हमारा जो प्रीवियस सेशन था ना, उसमें हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया? उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? एक्चुअली मैटर के क्लासिफिकेशंस को देखा, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन था। और हम लोगों का जो लेक्चर का जो एंड हुआ था, वो हुआ था मिक्सचर्स पे, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो बच्चे नए हैं वो एक बार जाकर के देखो, आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ लिंक, ठीक है? आप जाना और पूरी वीडियो को अच्छे से देखना, मतलब जो पिछले लेक्चर्स हो रहे हैं। एक बात बता दो बच्चों, अब हमारा जो चैनल है उसमें 11th और 12th दोनों का जो वीडियो है वो बैक टू बैक अपलोड होगा। देन 11th का मैंने आपको क्या सिलेबस आपको बता दिया है। देन यहाँ आपका टॉपिक लिखा रहता है और ऊपर में भी मैं लिख देता हूँ कि कौन सा क्लास का 11th का है कि 12th का है। देन जो 11th के बच्चे हैं वो 11th को देखेंगे। हाँ, अगर आपको ज्यादा नॉलेज लेने का मन है, मतलब एक साथ 11 12 दोनों करने का मन है, तो आप वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ, कंफ्यूज होकर दूसरे वीडियो में मत चले जाना, वरना आप क्या हो जाओगे, पूरी तरह से गोल गोल घूम जाओगे, ठीक है ना? जो 11th के बच्चे हैं वो 11th के सिलेबस को मगअप करेंगे और जो 12th के बच्चे हैं वो 12th के सिलेबस को मगअप करेंगे, ठीक है बच्चों? देन आज का जो हमारा सेशन है कौन सा है? लेक्चर नंबर 3। और हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस को। देन बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन उससे पहले बच्चों ध्यान दो, आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे, मुझे पता नहीं क्यों, पर आप वीडियो पूरी नहीं देख रहे। आपको पूरी वीडियो को देखना है ना, तभी तो आप नॉलेज गेन कर पाओगे। मतलब ये थोड़ी ना है कि बस वीडियो में आना है, देखना है, मुझे चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरी वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो देखो। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि भटक रहे हैं या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है भाई, कर दो मैसेज, क्या फर्क पड़ता है। और बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। देन बच्चों, चलो शुरू करते हैं। देन ये रहा हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। क्या करना हमको? पहले तो प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। किसका प्रॉपर्टीज? मैटर का प्रॉपर्टीज, है ना? आपको पता है मैटर क्या होता है? वो हर एक चीज जिसका खुद का क्या हो, मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई मतलब जगह घेरती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मैटर। देन हमको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ना है और उसी के साथ में मेजरमेंट को भी जानना है, ठीक है? हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे मतलब कमेंट किया कि सर आप इंग्लिश में टीच करो। देखो, इंग्लिश में टीच कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन देखो, आपको मैं पूरा नोट्स तो इंग्लिश में ही दे रहा हूँ ना, इंग्लिश ओरिएंटेड है, और मैं पूरी तरह से तो हिंदी में नहीं पढ़ा रहा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई इंग्लिश का कोई मतलब कोई साइंटिफिक नेम है और उसको मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं पढ़ा रहा। मैं एक्चुअली आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ सको और मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है? क्योंकि हम देखो हिंदी भाषी हैं, ठीक है ना? अब क्या है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल, हमें कितना भी इंग्लिश आ जाए, हम कंफर्टेबल हिंदी में ही रहते हैं। देन हम, और मेरा एक ये भी सोचना है कि साइंस को हम रट नहीं सकते, हम साइंस को समझ सकते हैं, ठीक है? बाकी रही बात इंग्लिश में वीडियो शूट करने की, देन कोई बात नहीं। अभी ये जो चैनल है ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। मैं एक और चैनल क्रिएट कर लूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि देखो फिर से कहता हूँ, मेरे ऑफलाइन बैचेस तो चलते ही हैं, साथ में मैं एक दो जगह और भी क्या करता हूँ, क्लास यानी कि लेक्चर लेता हूँ। देन इस कंडीशन के कारण मैं यहाँ पे आपके साथ मतलब बहुत ज्यादा टाइम बचता नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा इंग्लिश में वीडियो लाने की, ओके ना? देन अब चलो आगे क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं हर एक चीज को अच्छे से। फिर एक बच्ची ने कहा सर आप मतलब कमेंट सेक्शन है, उसने मुझसे कहा कि सर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दो। जाहिर सा बात है बच्चा, जब स्टार्ट किया है तो खत्म करके ही मानूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, सारे सिलेबस को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। सो डोंट वरी बच्चा, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, उसके बाद आगे तो हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देन बच्चों देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। अब देखो, हर एक चीज, जो भी चीज इस दुनिया में है, बात को समझना, जितने भी चीज इस दुनिया में हैं, सारे का सारे का क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है। चाहे आप मेरा ले लो, चाहे आप अपना ले लो, या कोई ना कोई सब्सटेंस ले लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि देखो ये मेरे हाथ में रिमोट है, ठीक है? अच्छा चलो बताओ, ये तो एक मैटर है ना? हाँ। अब देखो इस रिमोट का क्या क्या आप कर सकते हो प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो मतलब इसका कलर आप देख पा रहे हो, उसके बाद इसका ऑर्डर भी देख पा रहे हो कि किस तरह के ऑर्डर में है, हाँ या ना? बिल्कुल। मतलब इस रिमोट का आप कलर देख पा रहे हो, ऑर्डर देख पा रहे हो, ये इसका क्या हो गया? ये एक प्रॉपर्टी हो गया। देन दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मैं इस रिमोट से जो मेरा जो भी मेरे सामने क्या इलेक्ट्रॉनिक अपेलेंस है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब कोई भी गैजेट को, मतलब मेरे सामने जो भी गैजेट इसका होगा उसको मैं इससे क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ये आपको दिख नहीं रहा, ठीक है? लेकिन कलर और ऑर्डर दिख रहा है, ऐसे समझते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं हम मेरे पास अभी एक बॉटल, रुको एक सेकंड में देखता हूँ बॉटल, या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर को समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पानी है, ठीक है? वाटर का हम क्या देख पा रहे हैं? अगर उसमें किसी तरह का कलर है तो कलर देख सकते हैं, वाटर का ऑर्डर देख सकते हैं, लेकिन वाटर का टेस्ट वो भी तो एक प्रॉपर्टी है ना? देन कैसा है? हो सकता है कोई पानी बहुत अच्छा लग रहा हो, मीठा लग रहा हो, ठीक है? हो सकता है पीएच वैल्यू बहुत कम हो, तो उस कंडीशन से कभी कभी वाटर का टेस्ट खट्टा हो सकता है, ठीक है ना? देन इसका मतलब क्या है? हम टेस्ट तो मतलब जान रहे हैं कि ये वाटर का एक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। मतलब जो हम देख सकते हैं, ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज को हम देख पाते हैं अपने नेकेड आई से, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो यही क्लियर करवा दिए, ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? जिसको हम
देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं पर वो प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना, मतलब क्या? प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। गुण दो तरह का हो सकता है, प्रॉपर्टी दो तरह का हो सकता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी का ऐसा टाइप है जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? अपने नेकेड आई से देख सकते हैं सिंपली। देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ये सभी चीजों को देख पा रहे हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, वो हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट में जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर हम केमिकल रिएक्शन को नहीं देख सकते, तो ये सभी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। बोलो अच्छे से क्लियर हो गया? एक काम करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लो। देन बच्चों ध्यान दो, इसके बाद हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का डेफिनेशन है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के समझा देता हूं, बाकी मैंने अभी आपको तुरंत इसके बारे में बताया एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance। जाहिर सा बात है, क्या हुआ? देखो सिंपल सा मेथड है, आप अपने लाइफ में बहुत सारे काम को करोगे, देखोगे, समझोगे, जानोगे, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो आप अपने नेकेड आइज से देख पा रहे हो, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लेते हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें आप किसी भी तरह का मैटर का आइडेंटिटी आप चेंज नहीं कर रहे, मतलब जो मैटर है वो वही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा का केमिकल कॉम्पोजिशन भी आप चेंज नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, केमिकल कॉम्पोजिशन कब चेंज होगा? जब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा। और केमिकल रिएक्शन कौन सा प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया? केमिकल प्रॉपर्टी, समझना। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा नहीं, हम किसी तरह का उसका आइडेंटिटी चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो रहा है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। सिंपल है बच्चों, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। देन एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, etc। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक प्लेस। मतलब जाहिर सा बात है, आप किसी मैटर का क्या करवा दो, उसका आप केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दो, तो जाहिर सा बात है आपने क्या चेंज किया? उसका पूरा केमिकल ही तो चेंज कर दिया ना। देन केमिकल रिएक्शन, एसिडिटी, बेसिसिटी, इसको आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन आप इसको दिखा नहीं सकते किसी को कि देखो 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 ये हो रहा है। बात समझ में आया? देखो 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 खट्टा जा रहा है, ठीक है ना। आप टेस्ट किसी का नहीं बता सकते, आप केमिकल रिएक्शन होता हुआ देख नहीं सकते। मतलब ऐसा समझ लो, केमिकल रिएक्शन आप देख पा रहे हो लेकिन उसका फिजिकल स्टेट को देख पा रहे हो, ठीक है ना। आप केमिकल रिएक्शन होता हुआ, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को उड़ता हुआ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में अरेंज होता हुआ, ये आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। देन ये सभी हमारे क्या हो गए? केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है, सिंपल है, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। आखिर हमें यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा, आखिर उनका मेजरमेंट का क्यों जरूरत पड़ा? देखो मैं पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको बोर लगे तो थोड़ा स्किप कर सकते हो, बट एकदम अच्छे से कहानी के जरिए, मतलब स्टोरी के लाइन में इसको सुनो तो ज्यादा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। देन हमें यूनिट का क्यों जरूरत पड़ा? ध्यान से समझो, हमें मैटर के बारे में पता चल गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैटर को पढ़ा, मैटर क्या होता है, देन उसके क्लासिफिकेशन को भी जाना। मतलब हम लोगों ने मैटर के बारे में अच्छे से समझ लिया। देन अब मैटर का हम कुछ कर तो क्या कर सकते हैं? देन हमको मैटर को क्या करना है? बेचना है, ठीक है, और खरीदना है, जाहिर सा बात है। देन हमें चाहिए इसके लिए एक यूनिट। जैसे कि आप एक काम करो, आप किसी दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ। जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको, चलो दो एग्जांपल देता हूं, आपको क्या करना है? दूध लेना है, और आपको मैंने कहा कि आप एक काम करो, दाल ले लो, ठीक है। देन आप जब शॉप पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे दूध के लिए? कि भैया दूध देना। देन जब आप मांगोगे उसको कि आप दूध दो, तो आपको वो पूछेगा ना कितना, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना 1 किलो दे दो या 2 किलो दे दो। आप क्या मांगोगे? आप बोलोगे 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। आप लीटर में मांगोगे मिल्क को, दूध को। उसी तरह से अगर आपको दाल लेने के लिए कहा जाए तो आप दाल को लीटर में नहीं मांगे, किस में मांगोगे? किलोग्राम में। भैया हाफ केजी, 1 केजी, 2 केजी, ऐसे आप मांगोगे। क्लियर हो रहा है? किसी तरह कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये जो आपने केजी लिया या ये जो आपने लीटर लिया, ये क्या है बच्चों? ये उसका यूनिट है। मतलब जो चीज आप खरीद रहे हो ना, सामान, ठीक है ना, ये उसका यूनिट है, और इसलिए हमें यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट किसी भी मैटर के मेजरमेंट के लिए क्या होता है? जो भी मीडियम होता है उसी को हम यूनिट कहते हैं। चलिए यहाँ कुछ लिखा है, उसको एक बार हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या है? The known quantity which is used in measurement is called a unit। मतलब कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है यूनिट का। यहाँ तक तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। Then there are 2 टाइप्स। इसके कुल मिला के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक फंडामेंटल यूनिट्स, कौन कौन से?
एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा एक डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। चलिए ध्यान देते हैं, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है ना, मैं बहुत जल्दी मोल कंसेप्ट में के अंदर घुसने वाला हूं। इसके बाद हमारा मतलब हम जब पूरा का पूरा यूनिट्स वाला टॉपिक को खत्म कर लेते हैं तो फिर हमारा जो होगा स्टार्ट होगा क्या, साइंटिफिक नोटेशन, या फिर एक्चुअली समझ लो कि सिग्निफिकेंट फिगर से स्टार्ट करेंगे और मोल कंसेप्ट में इंटर कर जाएंगे। ठीक है ना, चलो ध्यान दो। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, देखो फंडामेंटल यूनिट्स। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स को समझो, देखो समझते हैं, ध्यान देना। एसआई सिस्टम आने से पहले, ठीक है ना, बहुत सारे क्या थे, मेट्रिक सिस्टम थे जिसमें सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस इस तरह का यूनिट्स होता था। खैर फिलहाल आपको वो पढ़ना नहीं है, आपको फिलहाल एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो जो होना था सो हो गया। अब हम लोग एसआई यूनिट्स के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारा जो भी यूनिट्स चलता है वो एसआई यूनिट्स पे ही चलता है। अब ध्यान देना है। देन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो एसआई यूनिट है, उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, वैसे यूनिट्स जिनको हम बना नहीं सकते, ठीक है ना, जो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है ना, देन उस तरह के यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। या फिर आप समझ में आ गया, मतलब किसी भी तरह से हम फंडामेंटल यूनिट्स को डेराइव नहीं कर सकते, वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, देन 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि हमारे एग्जाम्पल के रूप में आप हमारे सामने बोर्ड पे, उसको देख लेते हैं। फिलहाल हम इसको एक बार पढ़ के समझा देते हैं आपको। देखिए क्या है, विच यूनिट्स कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम एनी अनदर यूनिट एंड दीज आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, हम इसको किसी भी तरीके से बना नहीं सकते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये प्रेजेंस होते हैं। ठीक है ना, देन ये टोटल कितने तरह के होते हैं, 7 फंडामेंटल, मतलब कितने, 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। देन वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले कौन होगा, मास। कौन होगा, मास। ठीक है, मास जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल एम, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और उसका नाम क्या है, किलोग्राम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, ये आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए बच्चों, क्लियर है। देन सेकंड क्या है, लेंथ, ठीक है ना, लेंथ का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एल। देन इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से, और इसका पूरा नाम आपको पता ही है, मीटर, मैंने अभी कहा। देन टाइम को सेकंड से, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। देन टेम्परेचर का कैपिटल टी होगा, जिसको हम लोग क्या, केल्विन, मतलब हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ये सब एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, याद रखिएगा। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करते हैं, एन से, क्या होता है, स्मॉल एन, और इसी का क्या ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल। अब देखो बच्चों, ये एक ऐसा चीज है ना जिसको आपको पूरा केमिस्ट्री में पढ़ते रहना है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको पूरा केमिस्ट्री में पढ़ते रहना है। क्या, मोल, क्या, मोल। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल, MOL हमारा ऐसा यूनिट है, सिंबल है, और MOL ही नाम है, याद रखिएगा। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, बच्चों को पूछा जाता है बताओ तो मोल होता क्या है। अब बच्चे कंफ्यूज, भाई मोल होता क्या है, कुछ नहीं होता है मोल। मोल होता है सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखिएगा। क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलना मतलब हर बार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहना बहुत लंबा चौड़ा नाम है, देन उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया मोल से, ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 1 मोल क्या होता है, देन वो क्या है, किसी भी मैटर के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होना ही उसका मोल कहलाता है। देन इसके बारे में हम लोग मोल कंसेप्ट में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन इतना दिमाग में रखो कि मोल का मतलब ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एकदम अच्छे से दिमाग में रखना। देन लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका हमारा क्या होता है बताओ, देखो कैंडला, क्या होता है, कैंडला। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडला होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे बढ़ सकें, ले लीजिए। देन चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास अब क्या आ गया, मास एंड वेट। अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, मास और वेट दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों है क्या। देखो बच्चों, मास के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन मास होता क्या, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए अमाउंट ऑफ मैटर आर ऑल्सो नोन एज मास, मतलब क्या, चलिए हम आपको एक लाइव एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपको हम भेजे कहाँ, शॉप पे, और आप गए हो क्या लेने के लिए, मान लो आप लेने के लिए गए हो राइस, बोले तो चावल, ठीक है। आप राइस लेने के लिए गए या आप आटा ही लेने गए, ठीक है ना। तो आप क्या करने गए हो, जब आप लेने गए हो तो आप क्या मांग रहे हो उसको, भैया 1 kg, आप क्या मांग रहे हो, 1 kg राइस देना, ठीक है ना। देन वो क्या करेगा, 1 kg आपको तौल करके दे देगा, हाँ या ना, जी सर। अब आप हमको बताओ, आप वो जो 1 kg उससे ले रहे हो, मास ले रहे हो या वेट ले रहे हो, क्योंकि मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। और अब देखिए वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा। अब आप बताओ, आप फोर्स लेने गए हो या अमाउंट लेने गए हो, जाहिर सा बात है आपके मुंह से निकलेगा सर हम तो अमाउंट लेने गए हैं, हाँ या ना, जी। देन अब जब अमाउंट लेने गए हो तो आप ले क्या रहे हो, आप ले रहे हो मास।
आप किसी भी चीज को किस में खरीद रहे हो, किसी भी चीज को आप जो खरीद रहे हो ले रहे हो, आप किस में खरीद रहे हो, मास में खरीद रहे हो, ना कि वेट में, है ना। अब ज्यादातर क्या है हमारे डेली लाइफ में हम वेट ही कहते हैं हर चीज को, ठीक है ना, इसका वेट ये हो गया, उसका वेट हो गया, लेकिन वेट का मतलब यहाँ समझ लो क्या होता है, जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम कहते हैं वेट। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। बोलिए आपको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, जब तक आप धरती पे हो, मतलब अर्थ पे हो ना, तब तक मास और वेट में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं। ध्यान से समझिएगा, मास और वेट में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, मतलब हम वेट को भी केजी से लिख देते हैं और मास को भी केजी से लिख देते हैं। कहाँ, जब हम अर्थ में हैं। लेकिन भाई अगर हम अर्थ से बाहर चले गए, फॉर एग्जाम्पल तुम चांद पे चले जाओ, वो है ना, मतलब कहावत कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा। हो सकता है तुम्हारा दिमाग में फितूर चढ़ जाए और तुम चांद चले जाओ चांद को तोड़ के लाने के लिए। देन जब जैसे ही तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकले, देन वहां से तुम्हारा मास और वेट दोनों बिल्कुल अलग हो गया। देन मास आपका कभी भी कहीं भी आपका चेंज नहीं करेगा, मास कहीं भी चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर आपका मास अर्थ पे कितना है 40 किलोग्राम, तो आप मून में चले जाओगे तब भी आपका मास क्या रहेगा, उतना ही रहेगा 40 किलोग्राम। आपका मास चेंज नहीं होगा, आपका चेंज क्या होगा, वेट। आपका क्या चेंज हो जाएगा, वेट। यानी कि अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स पे वेट चेंज करता है। तो चलिए एक बार पढ़ के समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देन क्या है हमारे पास, हमारा यहाँ है अमाउंट ऑफ मैटर आर नोन एज मास, ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। देन द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब हमारा मास जो है किसी भी सब्सटेंस का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट के लिए देखिए क्या है, देन इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट न्यूटन। वेट में वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। बात समझ में आ गया, अलग अलग ग्रेविटी में वेट अलग अलग होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा क्या, प्रीफिक्सेस। अब आप सोच रहे हो सर प्रीफिक्सेस को पढ़ने का क्या ही जरूरत पड़ गया, है ना। तो समझो इसको, इसका जरूरत क्यों पड़ गया। देखो आप पढ़ क्या रहे हो, केमिस्ट्री, आप क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। आप एक बात बताओ, क्या यहाँ अमाउंट 1 2 3 4 के मतलब रिस्पेक्ट में होगा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा मतलब ह्यूज अमाउंट में आपको हर एक चीज ज्यादा मतलब देखने को मिलेगा, ह्यूज अमाउंट में मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या किया गया, आप जैसे मान के चलो, एक आपको एग्जांपल देते हैं। आपके पास यहाँ देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई एक मतलब सब्सटेंस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो इतने हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, दूसरे में फिर इससे कुछ ज्यादा है। देन अब आप बताओ, इसका जो कैलकुलेशन आप करोगे, ध्यान दो, क्या ये आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा क्या, मतलब लंबा चौड़ा, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। ये भी तो मैंने 1 के रिस्पेक्ट में किया, 9999 भी हो सकता है, 985432 ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। देन उस कंडीशन में इसको क्या किया गया, इसको छोटा किया गया, मतलब क्या, इसको प्रीफिक्स के रूप में डाला गया। देन यहाँ पर कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, 10 का पावर 9। बोले क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 को क्या लिखते हो, 100, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 का पावर 2, ठीक है ना। वैसे ही 1000 को कैसे लिख सकते हो, 1000 को लिख सकते हो 10 का पावर 3, क्लियर है। तो इसी तरह से यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9। बोले क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत है नहीं। या फिर हो सकता है चूंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, हाँ या ना, बिल्कुल होता होगा। देन एटम का साइज छोटा है, देन अगर हम कहें यहाँ पे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये तो बहुत ज्यादा 0 0 0 0 0 कितना बार लिखोगे इसको आप, है ना, दिमाग में वो अलग तरह का टेंशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -9। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको हम क्या कहना चाहते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर है। तो चलिए, ये आपको मैंने बता दिया कि प्रीफिक्स का जरूरत क्यों पड़ा हमें। देन अब प्रीफिक्स का कुछ नाम भी होता है, वो भी आपको याद करना है, क्योंकि देखो बच्चों, ये सीधा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देन हम एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को बताते हैं, देन याद करने का आपको तरीका भी बताएंगे कैसे याद करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 10 का पावर जो 1 है, ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर जो 1 है, ठीक है, इसको हम 10 का पावर जो 1 है इसको हम क्या कहते हैं, डेका। इसको क्या कहते हैं, डेका। उसी तरह से 10 का पावर -1 को क्या कहेंगे, डेसी। तो देखिए इसको याद करने का तरीका, 10 का पावर 1 को डेका, 10 का पावर -1 को डेकी, ठीक है। एक्चुअली डेसी बोलते हैं, बट याद करने का तरीका डेका डेकी। डेका 10 का पावर 1, 10 का पावर -1 डेकी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होना नहीं चाहिए। देन चलिए, 10 का पावर 2 को कहते हैं हेक्टो, क्या कहते हैं, हेक्टो। लेकिन वही क्या, 10 का पावर -2 को क्या कहते हैं, सेंटी। याद रखना है बहुत अच्छे से।
10 का पावर 2 को क्या कहते हैं हेक्टो, 10 का पावर -2 को क्या कहते हैं सेंटी। अब यहाँ से देखिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या आप देखिएगा 10 का पावर, अब जैसे 3 आया तो 3 का सारा मल्टीप्लीकेशन है। देखिए क्या 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। उसी तरह से यहाँ भी देखिए जब आप 2 तक आ गए हैं तो अब देखिए 3 यानी -3, देन 3 2 जा -6, 3 3 जा -9, मतलब सब 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए हाँ या ना। देन आपको तो पावर को याद रखने के लिए कोई टेंशन है ही नहीं, हाँ या ना, कोई टेंशन नहीं है, पावर तो ऐसे याद हो जाएगा। 1 और 2 तक दिमाग में रखना है क्या, डेका डेकी हेक्टो सेंटी, हेक्टो सेंटी डेका डेकी, याद हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है बस। और उसके बाद देखिए 10 का पावर 3 को किलो, देन यहाँ पर 10 का पावर -3 को मिली, कोई दिक्कत है, किलो मिली, याद आया, समझ में आ रहा है। बस 2 में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे डेका डेकी ये वाला थोड़ा दिमाग में रखना है, हेक्टो और उसके बाद वहां क्या है सेंटी, देन यहाँ देखो किलो मिली, है ना, 10 का पावर 3 किलो, उधर 10 का पावर -3 किलो मिली। उसी तरह से देखिए 10 का पावर 6 को मेगा, ठीक है ना। अब इसको याद रखने का तरीका आपको समझाते हैं। देखो आप लोग क्या था ना कि जब हम लोग का टाइम पे, अभी तो आप लोग का जो फोन है ना वो मतलब जीबी में आता है, लेकिन हमारे टाइम में फोन एमबी में हुआ करता था, मतलब जो स्पेस स्टोरेज होता था ना वो एमबी में होता था। तो एमबी का फुल फॉर्म होता था मेगाबाइट, ठीक है ना। देन मेगा मतलब बड़ा, तो 10 का पावर 6 मतलब मेगा और उसका 10 का पावर -6 मतलब माइक्रो, ठीक। मेगा का उल्टा क्या हुआ, माइक्रो हुआ या नहीं हुआ, मेगा का उल्टा क्या हुआ, माइक्रो। तो 10 का पावर 6 मेगा, 10 का पावर -6 मिली, याद रह जाएगा। देन उसके बाद क्या, अभी मैंने कहा ना अभी हमारा फोन किस में आता है, जीबी में, जीबी बोले तो गीगा, ठीक है ना, गीगाबाइट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ गीगा आ गया। देन गीगा 10 का पावर 9 को क्या कहते हैं, गीगा। देखिए याद रखिएगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए क्या कि अब सबसे छोटा क्या होता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट का बाइट टेराबाइट, ठीक है ना। देन किलोबाइट 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू क्या 1 मेगाबाइट, ऐसे समझ के रखिए। देन किलो हो गया, मेगा हो गया, उसके बाद अब गीगा चल रहा है, उसके बाद टेरा आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 6 और 9 तक तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन 10 का पावर 9 को गीगा कहते हैं और वहीं पर 10 का पावर -9 को नैनो कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको स्टार मार दे रहा हूँ जो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है, वो भी मैं मार दूंगा लास्ट में, पहले इसको एलाबोरेट कर देते हैं बढ़िया से। देन अब देखो इसके बाद देन गीगा हो गया, तो मैंने क्या कहा टेरा, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन अब ये क्या हो गया, 10 का पावर 12 को क्या कहते हैं टेरा, कोई दिक्कत है, तो वहीं 10 का पावर -12 को क्या कहेंगे हमारा पिको, क्या होगा वो पिको, 10 का पावर -12 क्या कहलाएगा पिको। ध्यान दो 10 का पावर -12 क्या हो गया पिको। यहाँ तक देखो ज्यादातर ये -12 तक ही हमको ज्यादातर मतलब हमारे एग्जाम्स में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीफिक्स है यहीं तक पूछा भी जाता है, ठीक है, इसके आगे पूछा नहीं जाता, पर फिर भी नॉलेज तो नॉलेज है, वो तो लेना चाहिए इंसान को, है ना। तो चलो इसके बाद क्या है, 10 का पावर 15 को पेटा क्या कहते हैं, 10 का पावर 15 को पेटा, तो -15 को क्या कहते हैं फेम2, क्या कहते हैं फेम2। उसके बाद एक्सा 10 का पावर 18 को एक्सा और -18 को एटो, ठीक है, जेटा देन मतलब कि 10 का पावर +21 को जेटा, देन -21 को जेप्टो, इसको भी याद रखना बहुत इजी है। देन इसके बाद क्या लास्ट 10 का पावर 24 को योट्टा, ठीक है ना, और 10 का पावर -24 को योक्टो। बोलो समझ में आ गया। देन आपको याद किसको किसको रख लेना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको मतलब बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा आपको यूज होने वाला है ये पिको, नैनो एंड माइक्रो, मिली, सेंटी, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। डेसी भी यूज हो जाता है, मतलब यहां से लेकर के कहां 12 तक, कितना तक -12 तक आपको क्या करना है अच्छे से याद कर लेना है। बाकी आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद करके जाना, खासकर बोर्ड्स में क्या होता है ना, बोर्ड्स के एग्जाम में ये सबसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, पर नॉर्मली हमारा जेई के एग्जाम में ये सब देखने को ज्यादा नहीं मिलता, बस यहीं तक हमारा पिको तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इधर भी आपका कहां तक टेरा तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देन हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं बच्चों, है ना, ये आपको याद होना चाहिए, आपके मुंह पे होना चाहिए जहां तक मैंने आपको कहा, ठीक है। देन बच्चों ये रहा हमारा उसके बाद का क्या पॉइंट, देखिए यहाँ पर डेराइव यूनिट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए डेराइव यूनिट क्या होता है, जाहिर सा बात है हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जाना, तो डेराइव यूनिट क्या होगा, वैसा यूनिट, ध्यान देना, वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स के क्या हेल्प से बनता हो, सीधी सी बात है। डेराइव यूनिट क्या हुआ, वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से मिलकर के बनता हो, वही हमारा क्या है डेराइव यूनिट्स। ध्यान दीजिए सबसे पहले डेराइव यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम लोग क्या करते हैं थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है, which units derived from fundamental units are known as derived units। एक्चुअली मैंने आपको अभी तुरंत ही ये चीज कहा कि फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से जो भी बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा डेराइव यूनिट कहलाएगा।
तो उसी में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, वॉल्यूम को, ठीक है ना, वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम क्या होता है सभी को पता है, देखो वॉल्यूम मतलब जहाँ समझ सोच के चलो, देखो ये जो बॉटल है, ये बॉटल का वॉल्यूम क्या हुआ 1 लीटर। देन हम इसमें क्या क्या देखें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये तीनों चीजों को हम देख रहे हैं, हाँ या ना, जी सर। देन यही हमारा क्या हो गया वॉल्यूम, हमको तो पता है ना वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता था, वी इज इक्वल टू क्या होता था, याद करिए, वी इज इक्वल टू होता है एल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है ना। देन सभी के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर इनटू मीटर, एक्चुअली सभी डिस्टेंस हैं याद रखिएगा, यानी डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, मीटर इनटू मीटर। देन आपके लिए क्या आया, मीटर का क्यूब, ये रहा मीटर का क्यूब। तो याद रखिएगा वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो मीटर का क्यूब होता है। यहां तक तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो कहानी यहीं पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आप जब मार्केट जाते हो, मैंने आपको फिर से कहा, आप जब मार्केट जाते हो क्या आप किसी भी चीज का वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेते हो क्या, आप क्या पेट्रोल टंक में जाके क्या कहते हो, भैया हाँ चाचा मीटर क्यूब में दे दे पेट्रोल हमको, ऐसा होता है कभी देखे हो, कभी नहीं ना, आप क्या मांगते हो, लीटर में दो। मतलब हमारे डेली लाइफ में हम वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्या करते हैं, लीटर में मानते हैं। मतलब क्या कि हमको, अब देखो जब हमको पता चल चुका है कि हमारा वॉल्यूम हम लोग रियल लाइफ में लीटर में मानते हैं, तो ये सब जितना भी यूनिट है कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग किससे किससे वॉल्यूम को नाप सकते हैं, लीटर में, ध्यान दीजिए, किसे किसे नाम मेजर करेंगे, लीटर से मेजर करेंगे, उसके बाद मिलीलीटर से करेंगे, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब से करेंगे, ठीक है, या फिर सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर से करेंगे, ठीक है, और किससे, डेसीमीटर क्यूब से भी करेंगे, ठीक है ना। इतना सारा चीज से हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब क्या होगा, क्या ध्यान दो, क्यों इतना डेप्थ में बता रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जरूरी नहीं है कि आपको लीटर में या मिलीलीटर में दिया जाए, हो सकता है आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे दे, हो सकता है आपको सीसी के रिस्पेक्ट में दे दे, हो सकता है आपको डेसीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में दे दे, तो ये कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। देन आपको क्या आना चाहिए, इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, किसके किसके बीच का, इन सभी का एक दूसरे के बीच का, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम क्या कर सके, आगे बढ़ सके और आपको इस चीज के बारे में और अच्छे से बता सकें। ले लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग इंटर कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक है। एक बार हम कोशिश करते हैं यहीं पे लिखने का, अगर नहीं होगा तो हम आगे एक काम करते हैं, हम दूसरा स्लाइड ही ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान दो, देन हमारा क्या क्या होता है, ध्यान देना, हमारा वॉल्यूम यानी कि यूनिट्स ऑफ, सॉरी हमारा यूनिट्स, क्या यूनिट्स ऑफ जो क्या है वॉल्यूम है ना, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम होता है लीटर, ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, फिर मिलीलीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर क्यूब। इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में ऐसे आपको किसी में एक को देखने को मिलेगा क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। देन देखिए यहाँ पे हमको क्या पता है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 लीटर में, 1 लीटर में, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा 1 लीटर में, 1 लीटर में हमारा कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। देन 1000 मिलीलीटर हुआ, देन 1 लीटर में हमारा सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, वो भी कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देन 1 लीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो भी कितना होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर 1 लीटर में डेसीमीटर क्यूब कितना होता है, तो ये सिंपल है, इसको हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर में डेसीमीटर क्यूब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देन आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ml के रिस्पेक्ट में, सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में और क्यूबिक सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में हमको क्या रिलेशन मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग को हमको रिलेशन क्या मिल रहा है, ध्यान दो, यहाँ में रिलेशन ये मिल रहा है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना, और इज इक्वल टू क्या, 1 cc। ये तो हमको मिल गया ना, ये तो हमको रिलेशन मिल रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपको एक बात बता दें, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो भी बताता है ना रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो होता है IUPAC।
लेकिन आईयूपीएससी ने क्या कहा है, ध्यान दीजिए, ये जो आपको सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है ना, या वहां जो डेसीमीटर क्यूब दिख रहा है, ये दोनों ही कंडीशन में देखिए सेंटी का क्यूब है और मीटर का क्यूब है, लेकिन हम इसको कैसे लिख रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में। वहां भी डेसी का क्यूब है और मीटर का क्यूब है, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब में। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं ताकि हम क्या निकाल सके, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, 1 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1000। ठीक है, और मैंने अभी कहा आपको सेंटीमीटर क्यूब यहाँ है, लेकिन एक्चुअली ये कितना है, सेंटी का क्यूब है और मीटर का क्यूब है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटी का क्यूब एंड मीटर का क्यूब। देन 1 लीटर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 3, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब देखिए सेंटी के लिए अभी मैंने आपको प्रीफिक्स क्या बताया था, सेंटी कितना होता है, सेंटी का मतलब होता है सेंटी इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस का 2, होता है या नहीं होता है, बोलिए। देन क्या हो जाएगा, इनटू सेंटी की जगह पे क्या पुट कीजिए, 10 का पावर माइनस 2। मैंने कहा था ना कि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आ गए तो इसी तरह से काम आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 10 का पावर माइनस का 2 और ऊपर में कितना है 3, हाँ या ना, और फिर क्या मीटर का क्यूब। तो कितना आ गया बताइए, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर यहाँ 3 है मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर क्या है माइनस का 6 है, और यहाँ क्या हो गया मीटर का क्यूब। अब आपको पता है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। देन +3 और -6 है, तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस का 3 और क्या मीटर का क्यूब। देखिए आपको 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, ये तो पता चल गया ना बच्चों, हाँ या ना, ये तो पता चल गया ना बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। देन मैंने आपको पीछे भी जो स्लाइड था उसमें लिखवाया था, क्या 1 लीटर में कितना हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर में कितना था, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -3 को लिख सकते हैं ना हम 0.001 मीटर का क्यूब। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो वैल्यू है वही लिखेंगे। बोले क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। देन आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गया 1 लीटर में 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत है, इसको भी मैं गोल घेरा कर देता हूँ, आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में क्या कर लेना है, रख लेना है बच्चों। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला आगे न्यूमेरिकल्स में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्या है टॉपिक, इसके बाद हमें पढ़ना है डेंसिटी के बारे में। देखो बच्चों ध्यान देना, डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब हुआ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम मतलब कितना जगह उसका वो घेर रहा है। ठीक है, और मास का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर। ध्यान दीजिएगा क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या होता है, डेंसिटी इज अ सब्सटेंस, देखिए ध्यान दीजिए क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, और मास कितना मान लेते हैं 1। तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, जब हम क्या कर रहे हैं, M इज इक्वल टू क्या मान लिए हैं, मास कितना है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, D इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, 1 अपॉन वॉल्यूम दिख रहा है क्या, क्योंकि हम इसको वॉल्यूम को रेड कलर से लिख देते हैं ताकि आपको, या ब्लैक कलर से यहाँ लिख देते हैं, नहीं रेड ही से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दो। ठीक है, समझना इस चीज को जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे का क्या है, इनवर्सनली है, मतलब एक दूसरे का ठीक उल्टा है। मतलब क्या, अगर हम यहाँ से मतलब कांस्टेंट वैल्यू को हटा भी देंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगेगा, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। मतलब देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम यहाँ वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी नहीं घटेगा, ये रिलेशन तो हमसे यही कहता है ना। तो मतलब क्या, वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। उसी तरह से हमारा, अब देखो, अब क्या कर लो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो और मास को हमारा क्या कर लो, मास को रहने दो, दिमाग में थोड़ा सा बना लो, देख लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास। ठीक है ना, देन यानी क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा हमारा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा डेंसिटी भी बढ़ेगा। अब देखो रेशियो होना चाहिए, मतलब अगर हमारा मास ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है और वॉल्यूम उस रिस्पेक्ट में धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बहुत कम स्पीड में बढ़ रहा है लेकिन मास फटाफट हमारा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, डेंसिटी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का बहुत ज्यादा होगा। बात को समझना, क्योंकि मास का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, और उसके अलावा तुम क्या करो, समझ लो कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा और अगर उस रिस्पेक्ट में मास नहीं बढ़ रहा है, मास कम हो गया,
तो उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक काम करना, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपके पास फोम का एक बड़ा टुकड़ा ले लो, ठीक है ना। अब आप क्या करो, फोम के उस टुकड़े से खुद को मारो। आप देखो आपको फोम के टुकड़े से चोट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा मत सोचना कि मतलब वो फोम है इसलिए नहीं लग रहा है। अरे भैया हम मानते हैं कि वो फोम है इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन फोम का प्रॉपर्टी क्या हुआ, फोम का जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा उस हिसाब से उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर नहीं बढ़ा, मतलब मास नहीं बढ़ा। उस कंडीशन में उसका डेंसिटी कम हो गया, इसलिए आपको चोट कम लग रहा है, सिंपल सा बात। लेकिन अगर उतना ही बड़ा कोई लोहा या पत्थर का चीज होता तो, अगर लोहा का उतना ही बड़ा, मान लो इतना बड़ा अगर आप फोम लेके अपने आप को मार रहे और उतना ही बड़ा अगर लोहा लेके मारते तो क्या होता, आपको चोट लगता। क्यों लगता? क्योंकि वॉल्यूम जिस रिस्पेक्ट में आपका बढ़ा उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट में आपका मास बढ़ गया। देन उस कंडीशन में डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। डेंसिटी हमारे लिए बहुत मायने रखता है बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो अभी आपकी हाइट कुछ होगी, देन आपका मास भी उसमें 40 किलोग्राम 50 किलोग्राम होगा। मान लेते हैं कि आप श्रिंक होकर के इतने छोटे हो जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सा बात है, आपका डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा। आप छोटे हो गए ना, देन आपका मास तो कभी भी, अभी आपको मैंने कहा मास क्या, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास ना तो बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो। देन मास तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, आपका छोटा, देन आप इतने छोटे हो गए। अब आपका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब अगर इस डेंसिटी के साथ में आप किसी को एक पंच मार दोगे ना, तो आपका जो हाथ है ना, वो अगर आपने किसी इंसान को मार दिया तो आपका हाथ इस पार से उस पार हो जाएगा उस बंदे का, क्योंकि आपका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा। देन डेंसिटी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, क्या, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मास या फिर मास के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम, ऐसे समझ लो, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। क्लियर है? चलिए, डेंसिटी का यूज हम लोग एस ब्लॉक में बहुत करने वाले थे, पर अब डिलीट हो चुका है चैप्टर, कोई बात नहीं, आगे हम लोग को जो भी टॉपिक डेंसिटी के रिस्पेक्ट में आएगा देखते चलेंगे। चलिए, अब इसके बाद क्या है, एरिया। आपको तो पता है एरिया क्या होता है, ध्यान दीजिए। एरिया, आपको एरिया देखना है, तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, जाहिर सा बात है, लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है ना। क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड, और लेंथ के लिए क्या लिखोगे, मीटर, और ब्रेड के लिए क्या लिखोगे, मीटर, देन मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। उसी हिसाब से क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी आप लोग सब समझते हो, ठीक है ना। देन वेलोसिटी स्पीड लगभग एक जैसा है, लेकिन वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, उसका कुछ अलग अलग डेफिनेशन भी होता है। देन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं ये पेन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इससे फोर्स अप्लाई करके मैं इसको फेंक रहा हूँ। जैसे मैं इसको फेंकूंगा ये एक वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब वेलोसिटी में होता क्या है, सबसे पहले क्या, ये पेन एक जगह से, सॉरी दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये पेन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, मतलब इसने क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, मीटर से, हाँ या ना, ठीक है। अब ए से बी तक जाने में कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना, हाँ या ना, जरूर लगा होगा। देन ए से बी तक जाने में मान लेते कुछ सेकंड लगा, तो हम ये कह सकते हैं ना कि डिस्टेंस मीटर और जो समय लगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। देन क्या है, इट इज द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसी के लिए क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे, मीटर, और उसके बाद क्या, डिवाइडेड बाय सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, देन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बोलिए, आपको वेलोसिटी में कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं ना है, समझ गए ना वेलोसिटी क्या होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों अब हम चलेंगे कहाँ, आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन, और उसके बाद क्या है हमारा फोर्स। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को देखते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, क्या, जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इस पेन को फेंका, बी पॉइंट में पर्टिकुलर एक बंदा है, उसने क्या करा, पेन को कैच करा, ठीक है ना, पेन को क्या करा, कैच करा। उसने अपने दिमाग में क्या क्या कैलकुलेशन किया होगा, कितने समय में, याद रखिएगा क्या, कितने समय में कितने स्पीड से, मतलब जब भी आप किसी चीज को कैच करते हो तो पहले क्या मेजर करते हो, वो कितने स्पीड में है, कितने वेलोसिटी में है, और फिर कितने समय में आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, वेलोसिटी बाय टाइम। क्लियर है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने स्पीड में, कितने वेलोसिटी में, और कितने समय में। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हाँ या ना। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन अभी हमने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या पढ़ा, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या, सेकंड। टाइम के लिए क्या लिखोगे, सेकंड ही लिखोगे ना, हाँ या ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए समझ में आ गया, एक्सेलरेशन का आपको यूनिट समझ में आ गया क्या होता है। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी डेराइव यूनिट कैसे कहला रहे हैं, देखो मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, क्या हमारा फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से ये नहीं बन रहा, क्या बन रहा है ना। बोलो अच्छे से क्लियर हो रहा है, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, फोर्स। अब ध्यान दीजिए, फोर्स क्या होता है इसको भी समझना है। देखिए क्या कहता है हमारा, इट इज मास, सॉरी ये येलो कलर इसमें दिखेगा ही नहीं, इट इज मास, सॉरी इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन।
ठीक है ना। मतलब क्या, ध्यान दीजिए, आप फोर्स किसी चीज में कब अप्लाई करते हो। मान लेते हैं आपके पास एक बक्सा है, ठीक है, आप उस बक्से को क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो, ठीक है ना, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बक्से के ऊपर। देन उस बक्से में है क्या, अमाउंट ऑफ मैटर, मास, हाँ या ना। और फिर क्या, उस बक्से को आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हो ना, मतलब क्या करवा रहे हो, आप एक्सेलरेशन ही तो दे रहे हो। तो क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या होता है, चलिए लिखिए, फोर्स F इज इक्वल टू, मास के लिए क्या लिखोगे, केजी, हाँ या ना। और एक्सेलरेशन का भी क्या है आपके पास, ms माइनस का 2, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केजी मीटर माइनस 2 पर सेकंड का स्क्वायर, हाँ या ना। समझ गए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देन देखिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, वो होगा प्रेशर का और यूनिट ऑफ प्रेशर का। देन बच्चों देखो, इसको मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है वीडियो फिर से कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब लेक्चर्स हर दिन आएंगे, ठीक है ना, आप चिंता मत करना, हर दिन लेक्चर्स आएंगे। बहुत जल्दी मैं मूल कंसेप्ट में घुस जाऊंगा। वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो रिलैक्स रख सकते हो, मैं अगले क्लास में आपको समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स।